नमस्ते साथियों, हमने अपनी लास्ट क्लास के माध्यम से क्लास 11th NCERT का सिलेबस प्रारंभ कर दिया, जिसमें अपनी एक दिन की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया था और सिंपल सी कुछ बातें स्टार्ट की थी, जिसमें हमने द्रव्य पढ़ा था। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप भी पढ़ें और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी बताएं, जिससे वो भी क्लास अटेंड कर सकें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बोस्ट यूट्यूब चैनल पर आए हैं, वो लाल सा बटन दब रहा है, उसको दबा दें, जिससे और साथ में वो घंटी का निशान उसको बजा दें, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में बोल सके। तो आते हैं अपनी क्लास पे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने द्रव्य पढ़ा था और द्रव्य के अंदर हमने पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव्य गैस के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने उसको रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइड किया था, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में हमने पढ़ा था तत्व यौगिक और अशुद्ध में मिश्रण। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम परमाणु लेते हैं, क्योंकि परमाणु से ही ये सब चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परमाणु, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एटम। आप सब ने इसका नाम सुना है, सिंपल सी है। आप सब कहते हो कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा थी जोल डाल्टन के अनुसार। डाल्टन जिसने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। हम सीधे से मेन पॉइंट पे आते हैं। परमाणु, देखो परमाणु के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये भी पाए जाते हैं, तो इनको विभाजित कर दिया। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, क्या लिखा है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम का मतलब छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रत्येक, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन एक परमाणु की विशेष बात करें, परमाणु कभी भी अकेला नहीं रहता। अर्थात परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, संयुक्त रूप से ही पाया जाता है। लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे आप क्या कहोगे, उसे परमाणु कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। परमाणु के लिए लिखा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हम ना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है वो परमाणु के रूप में ही पार्टिसिपेट करता है, और प्रकृति में कौन सी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि परमाणु पर धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, या परमाणु उदासीन होता है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। जब तक हम इसका डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा, कि देखो हमने क्या किया, दो गोले बना दिए, एक गोला अंदर और एक गोला बाहर। ये बाहर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य भाग, या इसको आप चाहो तो क्या कह सकते हो, कोश। कोश को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। दूसरा आता है आपका ये, जिसको हम बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे चित्र, परमाणु की संरचना। तो मैंने अभी आपको पूछा था कि परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, या उदासीन होगा। तो जहाँ ना परमाणु एक उदासीन कण होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम चाहे तो कि परमाणु उदासीन होता है। क्योंकि जब परमाणु उदासीन होता है, लेकिन जब जैसे इसमें कोई आवेश आएगा तो ये आयन में परिवर्तित हो जाएगा, धनायन या ऋणायन। अब देखो इधर परमाणु के अंदर, परमाणु में तीन मौलिक कण पाए
जाते हैं। परमाणु के अंदर 3 मॉलिक्यूल तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर उनके नाम लिखने चाहिए तो आप सब जानते हो, नंबर 1 क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉन। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। अगर समझें, इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E-, किससे, E- से। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P+ से। और न्यूट्रॉन बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन, ना तेरो ना मेरो, बिल्कुल शांत। तो परमाणु में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि किसमें कौन सा कण पाया जाता है। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कोश या बाह्य भागी कोश में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कोश में। और नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परमाणु के 3 मॉलिक्यूल लिखे थे अपने, कि इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य भाग या कोश में पाया जाता है, सेल जिसको आप कक्षा भी बोल सकते हो। दूसरा नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो हम आगे बात करें कि खोजकर्ता जो इलेक्ट्रॉन है, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी बातें हमने लिखी है कि इलेक्ट्रॉन खोज J.J. थॉमसन, प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक। परिभाषा मैंने यहाँ लिखवा दी है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो परमाणु है वो प्रकृति में कौन सी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और दूसरा, परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। बाकी चीज़ें तो आप इसके द्वारा याद कर लोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें, गाड़ी को अपने आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद है अब जो परमाणु के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना अपनी क्लास 11th NCERT का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के अंदर परमाणु की जो संरचना है उसमें परमाणु के बारे में डिटेल से बताया गया। तो इसके अलावा बाकी की जो संपूर्ण जानकारी है वो चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद देखो परमाणु हो गया। अब परमाणु के बाद हम बात करते हैं तत्व यौगिक मिश्रण, जहाँ से अपने क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो इसके बाद बात करें हम कि क्या बात करें, तत्व की, क्या लिखते हैं, तत्व। तत्व इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अभी तत्व की परिभाषा की बात करें कि सीधी सी बात है कि जो समान परमाणु हैं, एक समान परमाणुओं का समूह है। मतलब जब समान परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो एक समान परमाणु का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और आपने 10th क्लास में नाम सुना होगा आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में तत्वों को क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया। अब तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने, 118। और जो तत्व है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, तत्व। सिंपल सी डेफिनेशन क्या रखनी है, एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व। तो यही लिख सकते हैं आपसे कि एक समान परमाणुओं का समूह है तत्व कहलाता है। क्या लिखा है, एक समान परमाणु का समूह क्या कहलाता है,
तत्व कहलाता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा थी कि एक समान परमाणु का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आप लिखते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो वो सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। कब कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। तो क्या लिखेंगे कि प्रकृति में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब देखो नॉर्मली बात करें तो इसी तत्व को आप शब्द विद्युत धातु, अधातु और उपधातु, वो सब क्या तत्व के प्रकार है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तत्व को 3 भागों में बांटा गया। देखो मैं यहाँ पे लिखूँ तत्व, और कितने हिस्सों में डिवाइड कर दे इसको मैं? 3 हिस्सों में, 1, 2 और 3। कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3। सबसे पहले हम बोलते हैं धातु, जिसको आप क्या बोलते हो? मेटल, धातु या मेटल। दूसरा होता है आपका अधातु, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। उपधातु मेटेलॉइड, क्या बोलते हैं इसको? मेटेलॉइड। उपधातु मेटेलॉइड। तो इनको मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं, इजीली याद हो जाए कि नाम तो आपने सुना धातु, अधातु, उपधातु। डेफिनेशन क्या कहेंगे? जो सीधी सी बात है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिन पर धनावेश आता है, वो क्या कहलाएगी? धातु। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु। और उपधातु का मतलब जिसमें दोनों के गुण हो, जिसमें दोनों के गुण, अर्थात धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उपधातु। तो सिंपल सी परिभाषा जो हम लिख लेते हैं इनके लिए। देखो धातु के लिए एक बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। सीधी बात है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, चांदी, चांदी का प्रतीक होता है Ag, चांदी, सोना, तांबा। तो ये सब क्या होती है? धातुएं होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो H+ बनाता है। ये एक अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता है अधातु होती है। क्या होती है? अपवाद के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है, लेकिन ये ऋणायन भी बनाता है, जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, जो आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल क्लियर होने से धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? धातु। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन लिख लोगे। अब बात करें किसके लिए? अधातु। तो जस्ट इसका उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो कोई ग्रहण करने वाला चीज़, तो वो क्या होगी? अधातु। तो क्या लिखेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। तो अधातु में याद कर लेना, एक तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होती है? अधातु। ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तथा ऋण विद्युतीय होती है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे वो धन विद्युतीय होता है। अब बात करें उपधातु, तो वे तत्व जिसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं,
क्या लिखेंगे, वे तत्व जिनमें धातु एवं अपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उम्मीद है इसमें कोई इतना विशेष बातें नहीं है, जो आपको बस एक तत्व की परिभाषा है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या समान परमाणु, अलग अलग परमाणु नहीं, एक समान परमाणुओं का जो समूह है वो आपका क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। और ये इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। खींच लो इसकी फ़ोटो जल्दी से यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यौगिक। इसके बाद यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। देखो बात करें, क्या लिखा, यौगिक, इंग्लिश में क्या नाम दिया इसको हमने, कंपाउंड। क्या लिखा है, कंपाउंड। जो अब बात करें यौगिक की, तो जब तत्व समान, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, कह सकते हो दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु निश्चित रासायनिक अनुपात में जब सहयोग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु निश्चित रासायनिक अनुपात में, निश्चित होगा बिल्कुल, कितना जोड़ेंगे, निश्चित रासायनिक अनुपात में जब सहयोग करते हैं तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक में एक विशेषण है, यौगिक में जैसे ही तत्व मिलकर या परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो परमाणु अपने गुण खो देता है, परमाणु अपने गुण खो देता है। देखो बात समझते हैं कि दो या दो से अधिक, क्या लिखा है, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु निश्चित रासायनिक अनुपात में सहयोग करने से बने पदार्थ को, सहयोग करने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु के निश्चित रासायनिक अनुपात में सहयोग करने से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखें, जैसे H2O, नमक लिखें तो NaCl, क्या लिखा, NaCl। अब एक बात समझना, जैसे इसमें क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के सहयोग करने से जल बनता है, तो इनका निश्चित जल का ये जो यौगिक है उसका जो निश्चित रासायनिक अनुपात है वो सदैव फिक्स रहेगा कि इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन जोड़ता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित रासायनिक अनुपात में सहयोग करने से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम यौगिक कहते हैं। अब एक बात, यौगिक में परमाणु अपना अस्तित्व खो देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन मिल गया और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रकृति अलग है, हाइड्रोजन की प्रकृति अलग है, दोनों मिल गए तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें ना तो हाइड्रोजन का कोई लेन देन रहेगा ना ऑक्सीजन का,
उसके गुण अलग ही होते हैं। तो यौगिक में परमाणु अपना अस्तित्व क्या हो देता है, खो देता है। इसके अलावा एक बात याद करनी है आपको कि यौगिक जैसे H2O है, तो यौगिक को उसके तत्वों में या परमाणु में जिससे जो बना है उसको हम भौतिक विधियों के द्वारा, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम H2O में से O और H अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधि के द्वारा इसको तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। तो यौगिक को उसके तत्वों में, यौगिक को उसके तत्वों में भौतिक विधि के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि के द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा विभक्त किया जा सकता है। अर्थात जिनसे वो बना है उसको हम रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये था किसके बारे में, यौगिक। अब एक छोटी सी मैं एक चीज़ और लिख दूँ आपको, अणु, जिसको आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अणु क्या होता है, देखो आपने बोला जल H2O, तो बहुत सारे उस H2O को में से जल का मतलब H2O है तो बहुत सारे H2O है, उनमें से अगर एक को अलग करो, एक, वो क्या कहलाएगा, अणु। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और सबसे विशेष बात, परमाणु और अणु में अंतर की बात होती है। परमाणु कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तथा अणु में यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखते हैं कि, एक मिनट, क्या लिखा है, अणु, तो परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी यौगिक, किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कण, किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। किसी भी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो अणु है वो प्रकृति में कौन सी अवस्था में, तो अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और एक अणु में पूरे यौगिक के गुण, एक अणु में पूरे यौगिक के गुण उपस्थित होते हैं। एक अणु में यौगिक के पूरे गुण उपस्थित होते हैं। तो ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, क्योंकि जब हम रसायन विज्ञान को स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट है, वो फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो छोटी छोटी ये परिभाषाएं हैं वो हमें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, कि बार बार शब्द आगे, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अब बात करेंगे हम मिश्रण की, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। जो आलसी व्यक्ति है वही स्क्रीनशॉट लेते हैं, बाकी पढ़ने वाले होंगे वो तो साथ ही साथ इनको नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इनको लिखोगे तभी आपको याद होंगे। ये कोई वो हिंदी की तरह नहीं कि एक बार पढ़ा और आपको याद हो गया। इनको आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छी तरीके से याद होगा। और अभी तो बिल्कुल सिंपल बातें चल रही, आगे काफ़ी चीज़ें स्टार्ट होगी।
अब देखो हम बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा है मिश्रण, मिक्सर। अब देखो मिश्रण की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि परिभाषा क्या लिखेंगे। देखो, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दो, किसी भी अनुपात में मिला दो, क्या कहलाएगा आपका मिश्रण। जैसे एक मुट्ठी आपने चीनी उठाई, दूसरी मुट्ठी में चाय और दोनों को मिला दिया, अब कितना मिला, तो कोई निश्चित फिक्स नहीं है, वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। लेकिन जब निश्चित रूप से जुड़े, निश्चित अनुपात में जुड़े, तब वो कहलाता है यौगिक। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होंगे, वह मिश्रण जो जिसके घटक समान रूप से वितरित होते होंगे, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, वह घटक जो समान रूप से वितरित ना हो। तो लिखते हैं इसके लिए हेडिंग क्या लिखी हमने, मिश्रण। देखो क्या लिखेंगे परिभाषा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो क्या लिखा, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को क्या कहेंगे, हम मिश्रण कहेंगे। अब जो मिश्रण भी विशेष है, मिश्रण का निर्माण जिन तत्व या यौगिक से हुआ है उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मिश्रण को उसके अवयवों में आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसके लिए चाहे तो आप भौतिक विधि भी काम में ले सकते हो या रासायनिक विधि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मिश्रण को उसके अवयवों में, मिश्रण को उसके अवयवों में आसानी से विभक्त किया जा सकता है। फिर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखा मैंने, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक हम बात करेंगे समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सर। और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे, चलो बाद में उठाएंगे। अब जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को समझते हैं कि वह मिश्रण जिसके घटक समान रूप से वितरित हो, वो समांगी मिश्रण। जैसे सपोज करना कि आपने क्या किया, पानी के अंदर एक चम्मच चीनी ली और उसको मिला दिया। अब चाहे पानी का टेस्ट आप एक चम्मच ऊपर से लो या एक टेस्ट उसका नीचे से लो, आपको मिठास है वो बराबर आएगी। लेकिन उसी एक पानी हो लिया, उसमें आपने एक चम्मच मिट्टी मिला दी, अब उसको हिलाओ और उसको पियो। पीना क्यों है, अपने मिट्टी है इसमें तो। लेकिन आप ये पाओगे कि ऊपर मिट्टी कम मिलेगी और नीचे मिट्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर कण वो समान रूप से वितरित नहीं है, तो वो तो जगह विषमांगी। और जहाँ पर कण समान रूप से वितरित है वो क्या होगा, समांगी। देखना हवा है वो कैसा मिश्रण होता है, समांगी। लेकिन जो धुआं होता है वो क्या है, विषमांगी होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं समांगी मिश्रण की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे कि वह मिश्रण जिसके अवयव या घटक बोल सकते हो, वह मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से वितरित होते हैं
वह मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से वितरित होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जो एग्जाम्पल आप सबसे पहले याद रखना, हवा। अब देखो, जैसे आपने क्या किया, जल में क्या मिला दी, चीनी, घुल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। जैसे आपने जल में क्या मिला दिया, नमक, जल में क्या मिला दिया, नमक। या आपने जल में क्या मिला दिया, एल्कोहल, जल में क्या मिला दिया, एल्कोहल। तो ये सब कैसे मिश्रण होंगे, आपके समांगी मिश्रण होंगे। इसके बाद हम बात करें नंबर 2, विषमांगी मिश्रण। क्या लिखा है, विषमांगी मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सर। तो सिंपल सी है कि इसमें क्या हो जाए, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। तो क्या लिख देंगे कि वह मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से, वह मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कौन सा कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखें, जल प्लस मिट्टी, या रेड बोल सकते हो, जल प्लस मिट्टी, इसके अलावा धुआं, ये सब क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। तो बिल्कुल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो बात करें तो आज की क्लास में जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, परमाणु के बारे में पढ़ा था। फिर परमाणु के बाद में मैंने आपको तत्व की बात की थी, तत्व के बाद यौगिक की बात की, यौगिक के बाद अणु की, अणु के बाद मिश्रण की। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी, हमने थोड़ा सा इसको विस्तार से ढंग से लिख लिया है। इसके बाद आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। कल की क्लास में जहाँ से अपना चैप्टर मेन स्टार्ट होता है, द्रव्य के गुण एवं उनका मापन, द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम 7 मूल राशियाँ प्लस उनके मात्रक पढ़ेंगे, प्लस जो ऐसा ये जो मात्रक होते हैं इनका पूर्व लगन जो प्रीफिक्स बोलते वो किन किन का प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।